कांग्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नियमित दर्शक है उनको पता है कि हम शनिवार को कोई विशेष विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज चर्चा करेंगे हम 4 तारीख के बारे में। 4 तारीख का सबको पता है कि 4 जून को जो एक्सरसाइज अपन प्रैक्टिकली माने तो 3 महीने से चल रही थी, लेकिन वैसे जाए तो 6-7 महीने से चल रहा था कि लोकसभा के चुनाव होने, कब घोषणा होगी, किस प्रदेश में कब चुनाव होगा, किस लोकसभा क्षेत्र में कब चुनाव होगा। कांग्रेस वाले कांग्रेस के प्रति सोच रहे थे, इंडिया गठबंधन वाले इंडिया गठबंधन के लिए सोच रहे थे, और भाजपा वाले भाजपा के लिए, आप वाले आपके लिए, जो पार्टी का जैसे सब सोच रहे थे। लेकिन वो सब होकर के आज अंतिम चरण का चुनाव हो गया। इस चुनाव के दौरान में कई चीज़ें देखने को मिली। जो कांग्रेस की प्रमुख रही हैं सोनिया गांधी, उन्होंने इस बार चुनाव में कोई भी रुचि नहीं ली। वो कुल मिलाकर के 4 बार सभाएं कर चुकी। सबसे ज़्यादा सभाएं और रोड शो किए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने जो नारे दिया है 400 पार वाला, 400 पार वाला नारा देने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियां संभवतः ऐसी बनी कि उनको रोज बयान बदल बदल करके अपने सामने आना पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये जीत गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मतलब कहने की गर्ज है कि जो भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा ने तो इतना तक कह दिया है कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी के भक्त हैं। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव में कई तरह की गतिविधि रही। राहुल गांधी केवल मात्र यूपी, बिहार, प्रियंका हिमाचल प्रदेश में। अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत खुद जालोर में अपने पुत्र के मुंह में फंसे हुए रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव था। और उस चुनाव के बाद में अब जो 6 महीने की एक्सरसाइज है वो पूरी होने के लिए जा रही है। 4 जून को अब परिणाम आने वाला है। तो इसी को लेकर के आज हमारे पैनल में शामिल हैं दिनेश शर्मा भी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं संजय घिया। चाणक्य एक तो अमित शाह होते हैं, चाणक्य जो पूरे भाजपा को चलाने वाले होते हैं, लेकिन अजमेर जिले में, अब तो बिहार जिला बन गया है, लेकिन अजमेर जिले में चाणक्य के रूप में अगर किसको माना जाता है तो है रमेश बंसल। रमेश बंसल पार्षद भी रहे हैं, अग्रवाल समाज के, मारवाड़ी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, सामाजिक सेवाओं से भी जुड़े हैं। और जब जब भी जरूरत पड़ी किसी भी पार्टी पर, तो इन्होंने अपनी भूमिका निभा करके उसको सॉल्यूशन किया। हमारे बीच में है पारस पंच। पारस पंच ने 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है। आप मार्बल के बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं, मिनरल के व्यापारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में अभी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसमें आप प्रदेश सचिव भी हैं। साथ में ही हमारे पास में व्यवसायी और मैरिज गार्डन के संचालक कैलाश जी गहलोत। कैलाश जी गहलोत के यहाँ भी चुनाव के कार्यालय लगते रहते हैं, चुनाव वालों की मीटिंग भी होती रहती है, ये भी रहेंगे। और जो 2 विधानसभा ब्यावर सदन में जो चुनाव लड़ चुके हैं, मनोज चौहान भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं रमेश बंसल से। रमेश जी से हम पूछना चाहते हैं, और आपने जो भाजपा की जो गतिविधियां हैं उस पर भी समय समय पर आपने अपनी भूमिका निभा करके सॉल्यूशन करने का प्रयास किया। इस चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? रमेश जी, जहाँ तक इस चुनाव की बात है, निश्चित रूप से पिछले चुनाव में और इस चुनाव में एक विशेष बात देखने को मिली कि ये चुनाव लगभग मुद्दा विहीन होकर जिस प्रकार का बर्ताव विपक्षी पार्टियों ने किया और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप किए और उनके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हीं की भाषाओं में जवाब दिए, या जो अन्य चुनाव में जिस प्रकार देश के मुद्दे रहते थे उसकी बजाय उन मुद्दों की जगह अन्य मुद्दे, चाहे वो सांप्रदायिक मुद्दे हो, चाहे हिंदूवाद के मुद्दे हों, इस तरह के मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित रहा। और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इस तरह की आक्रामकताएं बढ़ती गई। मेरी नज़र में इस बार के चुनाव में ये विशेष अंतर रहा। तो ये रमेश जी बंसल ने बताया कि प्राथमिक तौर पर किस प्रकार से जो चुनाव का माहौल रहा, चुनाव में किस पार्टी को किस वजह से मजबूर होना पड़ा कुछ कहने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के प्रति बात जो कुछ कही थी, मैं पारस पंच से पूछना चाहूँगा कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव भी आपने लड़े हैं, प्रदेश के सचिव भी हैं। किस प्रकार से कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की थी,
अभी जो खड़गे हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम 270 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने इतना भी कहा है कि 270 में से जो पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर आएगी उसको हम प्रधानमंत्री बनाने का, सरकार बनाने का मौका देंगे। तो आपके सामने क्या परिदृश्य है पारस जी, पंच से हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद रमेश जी। बिल्कुल, आप हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हम 270 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और ये बिल्कुल करीब-करीब तय है। इसके रिजल्ट जो 4 जून को आने हैं, उसमें साफ हो जाएगा। और ये भी हमारा इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। हमारे यहाँ पर जो कुछ भी है इंडिया गठबंधन में बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये मुद्दाविहीन चुनाव था। सरकार के पास 10 साल के कार्यकाल के बाद में भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, जबकि विपक्ष ने लगातार इन पर हमले किए इस बात के लिए कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देश में महंगाई बढ़ रही है, आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे जो मुद्दे थे उनको गौण करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने राम मंदिर और पता नहीं कौन कौन से जो भगवान है उनको बीच में लाकर देश की जनता को भ्रमित किया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझ के और बिल्कुल साइलेंट तरीके से मतदान किया है। और आज जो हमारे नेता जो दावा कर रहे हैं कि 270 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, ये बिल्कुल तय और सत्य बात। पैनल में संजय गिया जी हैं, जो अपने आप में एक पहचाना हुआ नाम है, व्यापारियों के लिए भी करते हैं, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं से, प्रभात फेरी संस्था से भी काफ़ी अग्रणी रूप में भाग लेते रहते हैं। इस चुनाव में मुख्य रूप से जो विपक्ष के पास में दो मुद्दे थे, जिसके अंदर ईडी की कार्रवाई, मतलब जो एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग की बात थी, जीएसटी की बात थी, व्यापारियों को परेशान करने की बात थी, महंगाई की भी बात थी। तो क्योंकि ये व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं, तो संजय गिया से जानना चाहेंगे कि चुनाव में इस प्रकार की बातों का किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। धन्यवाद रमेश जी वैसे जैसा कि आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे रमेश जी भाई साहब ने, चाहे पारस जी भाई साहब ने भी बताया, चुनाव बिल्कुल मुद्दाविहीन रहा। जो चुनाव की प्रथम चरण में जितनी बातें थी वो कहीं न कहीं अंतिम चरण आते-आते वो सारी बातें बिल्कुल गायब हो गई। बिना मतलब की जो जिनका कोई भी सरोकार नहीं है, वो एक दूसरे पे आरोप लगते रहे, उन पे बातें होती रही। होना चाहिए था कि जो देश का व्यापार है उस पे बात होती, होना चाहिए था जो देश की पूरी प्रमुख समस्याएं हैं उस पे बात होती। सत्ताधारी पक्ष चलो ठीक है, 10 साल की अपनी जितनी भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे काम करना था उस पे किया, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका कहीं नहीं निभा पाया। विपक्ष को जो सरकार की कमजोरियां थी उनको उजागर करना चाहिए था, वो कहीं भी नहीं हो पाया। ना तो सरकार की जो कमजोरियां उजागर होती तो निश्चित रूप से चुनाव का रंग अलग देखने को मिलता। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी अगली सरकार आए वो व्यापारियों के लिए, व्यापार जगत के लिए और बेहतरीन काम करें। ईडी का जहां तक दुरुपयोग या उपयोग है, ईडी का उपयोग तो पहले भी होता था, अब वो अपन उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं, उपयोग या दुरुपयोग। लेकिन ईडी का उपयोग पहले भी होता था, पहले भी सरकारें करती थी। ठीक है, उन चीजों को साइड में रखते हुए व्यापार जगत को अगर आगे लेके आए, व्यापारियों के लिए काम करे, क्योंकि अगर व्यापार जो जगत होता है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उस पर जरूर नई सरकार को काम करना चाहिए, जो भी सरकार रही है उसको। धन्यवाद। संजय गिया ने ये बताया कि किस प्रकार से जो चुनावी मुद्दा था वो एक दिशाहीन था। शुरुआती जो चुनाव की हुई थी वो चुनाव की मूल भूमिका में था, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया वो बदलाव होता गया और उसको देखने को भी मिला। राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि उनके पास में टेम्पू भरा हुआ धन पहुंच गया है, इसलिए वो अडानी अंबानी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में जो अंतिम मीटिंग भी की थी उन्होंने, तो उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। लेकिन इसको लेकर के ये भी बात आ रही है, अब क्योंकि प्रधानमंत्री आज उनके क्षेत्र में चुनाव होना था, तो वो 2 दिन पहले कन्याकुमारी चले गए मेडिटेशन के लिए। तो विपक्ष का कहना है कि मेडिटेशन के लिए क्या फोटोग्राफ जारी करना जरूरी है, क्या उनको भगवा कपड़े पहनने जरूरी है, क्या उनको तिलक लगाना जरूरी है, क्या वो घर पर बैठ के नहीं कर सकते थे। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि दिनेश शर्मा यहाँ एक रामकृष्ण सत्संग मंडल है उससे भी जुड़े हुए हैं
और भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, रोशनी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, कहने की गर्ज के बहुत पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? धन्यवाद रमेश जी भाई साहब। जैसा कि विपक्ष ये बोल रहा है कि साहब मोदी जी कश्मीर चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तो ये तो एक आस्था की बात है। अपन के भगवान घर में भी भगवान का मंदिर होता है, लेकिन अपन घर के मंदिर में जाने के बाद भी बाहर जो मंदिर होते हैं सार्वजनिक, उसमें जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि ये एक आस्था की बात है। तिलक अपन लगाते हैं, हिंदू धर्म में है तिलक लगाना, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है, अपनी अपनी आस्था की बात है। ये तो सब चलता ही रहता है। विपक्ष का काम है बुराई करना, वो करते रहेंगे। धन्यवाद। बड़ी सफाई पेश की है इन्होंने कि उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया है कि हाँ, उन्होंने जो कुछ भी किया सही किया। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया सही किया। मौके की बातें होती है, विपक्ष का काम उस पर आरोप लगाना होता है और सामने वाले पक्ष को अपनी सफाई देनी होती है, तो ठीक है। हमारे मध्य में है मनोज चौहान। मनोज चौहान ब्यावर में विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिला बनाने के लिए जिस प्रकार से अशोक गहलोत को अपना राजनीतिक फादर माना था, उन्होंने पैदल जयपुर तक पद यात्रा भी की और संभवतः जैसा सूत्रों से उस समय जानकारी मिली थी, बाद में उजागर भी हुई कि जिला बनाने के लिए अशोक गहलोत ने उनको पहले से ही कुछ संकेत दे दिया था। तो अब क्योंकि आपने चुनाव लड़ने के दौरान भी कुछ नेताओं से संपर्क में रहे, दिल्ली में भी संपर्क में रहे, अब जो चुनावी मुद्दा जो सामने आ रहा है, चुनाव का परिणाम जो आने वाला है, उसको आप किस प्रकार से देख करके चल रहे हैं? जबकि अशोक गहलोत खुद जालोर में अपने पुत्र के मुंह में वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे। कांग्रेस ने विशेष प्रचार नहीं किया, कांग्रेस के बड़े नेता भी राजस्थान में नहीं आए। तो आप क्या कुछ समझते हैं इस बारे में और आपका क्या आकलन है कि आने वाले समय में चुनाव 4 जून को किसके पक्ष में आने वाले हैं? आने वाले जो चुनाव हैं वो इस देश का भविष्य तय करेंगे और निश्चित रूप से इस बार जनता अच्छे देश के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है और पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा की जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, उसका खात्मा होगा और एक लोकतांत्रिक जो सरकार चलती है, डेमोक्रेसी में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में हिंदुस्तान का उदाहरण दिया जाता है और वापस पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और वापस पुनः ही कांग्रेस जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और डेमोक्रेसी रहेगी हिंदुस्तान में। मैं वापस रमेश बंसल जी के पास जाना चाहूँगा कि रमेश बंसल जी, अभी चुनाव के अंतिम चरण में बहुत बड़ा मुद्दा यही रहा कि अगर इंडिया गठबंधन, उन्होंने मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। तो इसको लेकर के क्या एक राजनीतिक दृष्टिकोण था या वास्तव में कांग्रेस इतनी बुरी है कि वो वहाँ पर जो है बुलडोजर चला देती? रमेश जी, इस सब का जवाब 4 जून को सबको मिल जाएगा। बहुत स्पष्ट है कि ईडी गठबंधन में शामिल जो दल हैं, उन्होंने हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ कहा। मोदी जी ने जो कुछ कहा वो अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन उसके पीछे ठोस कारण है और वो आम जनता को सबको विदित है और खामख्याली तो बनाने में कहीं कोई ऐतराज नहीं है। जब हर जगह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है और निश्चित रूप से अकेली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत में आएगी और बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। बहुत छोटे छोटे दल, कांग्रेस खुद पार्टी, उसकी स्थिति 270 सीट, वो लड़ कितने पर रही है ये तो आप जानकारी कर लो, आप कितने पर लड़ रही है ये तो जानकारी कर लो, और कुल मिलाकर हार मान चुके हैं। और आज हम बैठ के 270 की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो बात कही, जिस तरह के चाल चलन रहे हैं, भारतीयता के विरुद्ध रहे हैं, निश्चित रूप से ये देश के लिए खतरनाक रहे हैं और आम जनता उसको समझती है। और उसी वजह से जहां भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बलबूते पर, उसके साथ साथ विपक्षी दलों के जो इस तरह के गलत स्टेटमेंट, गलत कार्रवाइयाँ, गलत भारतीयता के प्रति रही है, उसके विरुद्ध में भी वोट देकर बहुत अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आएगी।
रमेश जी ने अपनी बात बहुत चतुरता से, जैसा कि मैंने कहा था, चाणक्य हैं तो चाणक्य रूप में बात करेंगे, किसी की बात पे वो अपना वजन दूसरे का नहीं सहन कर सकते। लेकिन हमारे मध्य में एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यवसायी भी बैठे हैं जिनके यहाँ पर बात, उनको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। उनके यहाँ पर भाजपा भी आती है, कांग्रेस भी आती है, आप पार्टी भी आती है, सामाजिक संगठन भी आते हैं, धार्मिक संगठन भी आते हैं। तो आपके यहाँ पर जो जिस प्रकार का संगठनों का या मेल मिलाप चलता रहता है, सभाएं होती रहती है, बैठकें होती रह सकती है, कैलाश जी, आपने क्या कुछ महसूस किया कि कार्यकर्ताओं में किस पार्टी के प्रति सबसे ज्यादा जोश आपने देखा? कौन सी पार्टी आश्वस्त थी कि हम सरकार में लौटने वाले हैं? धन्यवाद रमेश जी भाई साहब। मैंने यहाँ अपने राजसमंद विधानसभा के मामले में जो देखा है और ब्यावर क्षेत्र में देखा है, कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन जिस प्रकार से हुआ था ये सभी को विदित है। उसके कारण थोड़ा सा कांग्रेस को यहाँ पे हानि पहुंची है। आम लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी इतना उत्साह नहीं रहा और भाजपा का राजसमंद गढ़ होने के कारण से, हालांकि इस बार दोनों ही पार्टियों ने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया है ब्यावर और अपने राजसमंद क्षेत्र में, उसके बाद भी मुझको ये लगता है कि यहाँ राजसमंद में भाजपा आराम से जीत जाएगी और कांग्रेस का अगर प्रत्याशी चयन समय पे और अच्छा मजबूत होता तो हर वर्ष की तरह, हर 5 वर्ष की तरह देखने को मिलता है, अच्छी फाइट मिलती और जनता को एक अच्छा माहौल राजनीतिक यहाँ भी नजर आता। यही कहना चाहता हूँ। आपने यही बात कही कि टिकटों का जो चयन हुआ उसको लेकर के, तो टिकटों वाली बात तो सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने सुदर्शन सिंह रावत को बिना, जैसा उन्होंने खुद ने कहा, वो विदेश चले गए थे टिकट के समय में, उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं, मुझे टिकट क्यों दिया गया। तो एक प्रत्याशी का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जीत और हार के प्रति। लेकिन पारस पंत से हम दोबारा वापस उनके पास जाना चाहेंगे कि आप कम शब्दों में अपनी बात बताएं कि किस प्रकार से भाजपा ने कांग्रेस को या आप पार्टी को शोषण करने की कोशिश की, दबाव डालने की, ईडी के माध्यम से। जिस प्रकार से आपके कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता ईडी में चले गए, भाजपा में चले गए, तो क्या उसका कारण ईडी रहा? हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का इस तरह का भाषण देना, ये इससे बड़ी हताशा क्या होगी कि अगर इंडिया गठबंधन अगर जीत गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा देगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो देश में कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद के जब ताले खुले, मंदिर के ताले खुले और जब पूजा अर्चना चालू हुई, तब वहाँ पर आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हताशा के कारण दिया हुआ बयान है। रही बात कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह के पिछले 10 साल के अंदर जो ईडी का जो दुरुपयोग किया गया, ईडी का आज देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, इससे ज्यादा और क्या ईडी का दुरुपयोग हो। लेकिन अगर यही हालत अगर रहे तो देश के अंदर कोई भी बोलने की ताकत नहीं रखेगा और आने वाला अगर गलती से अगर पुनः सत्ता इन लोगों के हाथ में आ गई तो मैं मानता हूं कि देश में किसी को बोलने का अधिकार नहीं रहेगा और ये अपनी मन मर्जी के काम करेंगे। तो पारस जी ने अपनी बात अपने शब्दों में कही और ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद में अभी जो सुप्रीम न्यायपालिका की भूमिका है वो भी काफ़ी कठोर चल रही है। और जिस प्रकार की भूमिका चल रही है, अगर आप जैसा देखा जाए तो राहुल गांधी को जब सांसद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, उनका सरकारी बंगला खाली करा लिया गया था, उसके बावजूद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रति, उनके पक्ष में निर्णय लिया। इसके बाद में चंडीगढ़ में जो डिप्टी मेयर का चुनाव था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी कुछ, तो ऐसे कई निर्णय इस प्रकार का है जिससे हम ये कह सकते हैं। जब जैसे अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए, आने के लिए रोकने की काफ़ी कुछ कोशिशें की गई। ईडी ने भरपूर मतलब जो है उनके खिलाफ सबूत जुटाने की बात की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनका लोकतंत्र का मूल अधिकार है, प्रचार करने को जाना चाहिए। इनको प्रचार करने के लिए 21 दिन के पेरोल पर भी पहुंचा। तो मनोज चौहान से भी हम पूछना चाहेंगे कि मनोज जी, आप प्रदेश के नेताओं से भी संपर्क में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपर्क में रहते हैं, आपने क्या कुछ अंदरूनी बात ऐसी महसूस की है जिससे पार्टी को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है? आम जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कि ये सिर्फ जनता में ये मैसेज क्लियर है कि तानाशाही सरकार है, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। जिस तरह से
पारस जी ने कहा कि चुने हुए सीएम को अंदर डाल रहे हैं। कोर्ट अपनी जगह कर रही है काम, और कोर्ट है तभी थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका नहीं होती तो शायद लोकतंत्र हिंदुस्तान में तबाह हो जाता। दूसरा, अभी इन्होंने जैसे राम मंदिर वाली बात कही, तो राम मंदिर भाजपा के लिए सिर्फ एक मुद्दा रहा है, और पारस जी जैसा का बिल्कुल ही हताशा है। बिल्कुल ये वो परिणाम जान चुके हैं कि हम हार रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के ताले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलाए थे, लेकिन न्यायपालिका ने उस पर पुनः ताले लगवा दिए। तो कांग्रेस ने न्यायपालिका में विश्वास रखा, जबकि भाजपा हमेशा उस टाइम भी उसको तोड़ने जा रही थी। बाद में भी क्या हुआ, फैसला न्यायपालिका ने दिया, तभी आपने बनाया, उससे पहले तो नहीं बनाया। यदि कांग्रेस को ये तोड़ा तोड़ी के काम करने होते तो कब के कर चुकी होती। तो ये सिर्फ भाजपा का एक मुद्दा है। और रही बात राम मंदिर की, जो चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आए साहब, क्योंकि वो धर्म विरुद्ध था। उसका जो उन्होंने उद्घाटन किया वो धर्म विरुद्ध था, इसलिए चारों शंकराचार्य नहीं आए। और शंकराचार्य से बड़ा हिंदुस्तान को और सनातन धर्म में हम किसी को मानते नहीं जो धर्म की व्याख्या करे। यदि वही कह रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मोदी और भाजपा सिर्फ इस मंदिर का जो मुद्दा है इसको एक मुद्दा मान के चलती है और मुद्दे पे काम करती है। और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जितने भी नेता जिन पे ईडी के और इनकी कार्रवाई होती है, जिनको भ्रष्ट कहते हैं, और जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे आपसे हो, कांग्रेस से हो, शिवसेना से हो, चाहे तृणमूल से हो, किसी भी पार्टी का हो, वो अगर उस पार्टी में रहते हुए भ्रष्ट है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है वो पाक साफ हो जाता है। तो ये जनता अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ तानाशाही और दबाव की राजनीति करते हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और इसका माकूल जवाब इनको 4 तारीख को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आज की जो परिचर्चा रही, इसमें जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विवेक से, अपने अपने अनुभव से, और फील्ड में जिस प्रकार का उन्होंने एक वातावरण दृश्य देखा, और देशव्यापी जो मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी देखा, उसके अनुरूप अपनी बात कही। आप सभी का आभार है। हमारे मध्य आज दर्शक दीर्घा में अमरचंद कुमावत, संवाद सेवी रौनक शिशिमाल, परशुराम जयंती के परम भक्त, जो परशुराम जयंती में भी रहे हैं, ब्राह्मण समाज के भी प्रमुख नेता रहे हैं, ब्रह्म सेना के जिला अध्यक्ष हैं सीपी अग्निहोत्री जी, और विप्र सेना के जिला अध्यक्ष मनोज व्यास शामिल हैं। सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब ये निर्णय तो 4 जून, क्योंकि आने वाले 2 दिन बीच में, 2 तारीख और 3 तारीख बीच में, 4 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। उसके बाद में ही हमको यह कुछ पता चल पाएगा कि हमारी जो परिचर्चा रही उसमें किस प्रकार का वक्तव्य जिस जिस हमारे पैनलिस्ट ने दिया है उनके पक्ष में कितना कुछ रहा। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रसंग वंश जो रमेश जी भाई साहब ने चला रखा है, ये बहुत ही बढ़िया। आपको घर बैठे कहीं भी हो, चाहे बस में बैठे हो, ब्याह शादी में हो, व्यापार में जगह हो, कहीं भी जा रखे हो, आपको घर बैठे सारे हिंदुस्तान के ऑल वर्ल्ड के समाचार आपको अपने मोबाइल में देखने को मिल जाते हैं, बिगैर पैसे खर्च किए हुए। अखबार से पहले अखबार भी आता है तो 24 घंटे में अपन को समाचार मिलते हैं, लेकिन यहाँ हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में आपको देश की जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है, ये आपको घर बैठे ही कहीं पे भी हो, आप रास्ते में चल रहे हो तो मोबाइल से आपको ये सारे समाचार मिल जाते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रमेश जी भाई साहब का कि इन्होंने ये जो प्रसंगवश चलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी देते रहते हैं। क्या है वो गलत हो रहा था, सही हो रहा था, वो अलग मुद्दा है। अभी हम रजिस्ट्री करा रहे थे, 10 लाख रुपये को रजिस्ट्री करा रहे थे, 1 करोड़ रुपये की जमीन है। हमारा जो पैटर्न ये है कि 1 करोड़ की जमीन लोग 1 करोड़ रुपये के लिए 62 पेड़ का बॉन्ड